स्वागत है मेरे नए YouTube चैनल विजुकेशन में। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे हाथ में ये मोटी सी किताब थिंक एंड ग्रो रिच है और आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। इस किताब का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है उसको मैं डिटेल में समझाऊंगा और ऑथर नेपोलियन हिल इन्होंने ये किताब किन कारणों की वजह से लिखी ये मैं आपको आज समझाऊंगा। तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं और सीधा चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। नमस्कार दोस्तों, कोविड-19 के इस पैंडेमिक के दौर में जबकि आर्थिक मंदी चल रही है, बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम लोग अपनी आइडियाज़ को पैसों में या मनी में कन्वर्ट करेंगे। तो इसी सीरीज़ में मैं आज आपका स्वागत करता हूँ मेरे नए YouTube चैनल विजुकेशन में। और आज हम बात करेंगे वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड बुक अक्रॉस ऑल फील्ड्स, चाहे वो एजुकेशन हो, फाइनेंस हो या पर्सनल हेल्थ हो। इस बुक का नाम है दोस्तों थिंक एंड ग्रो रिच। इस बुक के ऑथर नेपोलियन हिल ने इस किताब को सन 1937 में लिखा और आज भी ये किताब उतनी ही ज़रूरी है जितनी उन दिनों हुआ करती थी। ऐसा कहा जाता है कि ये किताब लिखने की सलाह उन्हें मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट एंड्रू कार्नेगी ने दी थी, जो उस वक्त के दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक थे। आज तक इस किताब की लगभग 1.5 करोड़ से ज़्यादा कॉपियाँ बिक चुकी है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। नेपोलियन हिल ने अपनी किताब में खुद ये जिक्र करते हुए कहा है कि ये 13 उपाय या फिर 13 कदम जो अमीर बनने में काम आते हैं, उन्हें खुद एंड्रू कार्नेगी ने एक फॉर्मूला के रूप में बताया। और ये काम करने में, इस फॉर्मूला को खोजने में नेपोलियन हिल को लगभग 25 साल तक काम करना पड़ा। उन्हें लगभग 25 साल तक खोजबीन, रिसर्च, कोलैबोरेशन करना पड़ा और इस दौरान उन्होंने दुनिया भर के 500 ऐसे लोगों से सलाह मशवरा किया जो उस समय सबसे ज़्यादा बुद्धिमान और अमीर थे। इन 500 लोगों में से कुछ नाम मैं आपको बताता हूँ। ये नाम है हेनरी फोर्ड, विल्बर राइट, थॉमस अल्वा एडिसन, डॉक्टर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, थियोडोर रूजवेल्ट और चार्ल्स श्वाब। तो इन नामों से आपको एक आइडिया आ गया होगा कि ये किताब जिन लोगों पे रिसर्च की गई है वो लोग कोई छोटे मोटे नहीं। किताब की शुरुआत में नेपोलियन हिल लिखते हैं कि अमीर बनने का रहस्य उन्होंने इस किताब में लिखने की पूरी भरपूर कोशिश की है और ये रहस्य या ये उपाय पूरी तरह से प्रैक्टिकल लाइफ में टेस्ट किए गए। उन्हें उन उपायों पर इतना विश्वास है कि वो ये तक मानते हैं कि इन उपायों को स्कूलों एवं कॉलेजों में पढ़ाया जाना चाहिए। इसके बाद ऑथर यानी नेपोलियन हिल हमें कई उदाहरणों द्वारा ये स्पष्ट करते हैं कि कैसे इन उपायों से कई लोगों ने अपनी किस्मत बदली। इन उदाहरणों में एक टेलर है, एक स्नातक विद्यार्थी है, एक राजनेता है, एक मैनेजर है। इन सब का जिक्र इन उदाहरणों में नेपोलियन हिल करते हैं। आगे ऑथर कहते हैं कि जो लोग इन उपायों की खोज में है और जो लोग इन उपायों को अपनाने के लिए तैयार है, उनको ये उपाय बड़ी आसानी से समझ आए। मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि ये सबके बस की बात नहीं। लेखक आगे बताते हैं कि किस तरह किताब लिखते वक्त ही दूसरे चैप्टर से उनके बेटे के निजी जीवन पर काफ़ी सकारात्मक बदलाव आया। आगे वे बताते हैं कि इन उपायों के साथ काम करते वक्त हमें खुद भी निजी तौर पर मेहनत करनी होगी, क्योंकि समथिंग फॉर नथिंग, मतलब कुछ ना देके कुछ पाओ, ऐसी कोई कॉन्सेप्ट इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती या ऐसी कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। हालांकि एक बार इन उपायों की समझ आने के बाद ये मेहनत काफ़ी तौर पर कम हो जाती है। वे आगे बताते हैं कि इन उपायों को अपनाते वक्त ये ज़रूरी नहीं है कि आप शिक्षित मतलब बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हो, क्योंकि 500 अमीर लोगों में से मिस्टर थॉमस अल्वा एडिसन भी है जो अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ 3 ही महीना स्कूल जाते।
वे कहते हैं कि ऐसा आज तक उनकी निगरानी में नहीं आया कि कोई व्यक्ति इन उपायों को अपनाने में उत्साही है और उसने सफलता हासिल ना की। ये उपाय बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि कोई सफल आदमी बिना इन उपायों को अपनाए हुए आगे नहीं बढ़ सकता। वे आगे कहते हैं कि इस किताब में फैक्ट्स का हवाला दिया गया है। फैक्ट्स मतलब जो सच्चाई है, तार्किक तौर पे अभी जो सच्चाई है, इनका हवाला दिया गया है, ना कि सिर्फ फिक्शन का। फिक्शन मतलब मन गढ़ंत बातें। तो लेखक कहते हैं कि मैंने इस किताब में सिर्फ फैक्ट्स को ही लिखा है, इसलिए ये किताब सिर्फ क्या करना है ये नहीं सिखाती, बल्कि कैसे करना है ये भी सिखाती है। नेपोलियन हिल आगे कहते हैं कि सारी सफलताओं का जन्म एक आइडिया या फिर एक विचार के रूप में होता है, और अगर आप इन उपायों के लिए तैयार हैं तो आपका आधा काम तो हो ही, आपको सिर्फ बाकी आधा काम करना है। इंट्रोडक्टरी पार्ट में ऑथर नेपोलियन हिल हमें एक वास्तविक कहानी बताते हैं, और इस कहानी के नायक है मिस्टर एडविन सी बार्न्स। इस कहानी की शुरुआत होती है एडविन बार्न्स के एक बर्निंग डिजायर यानी एक प्रबल इच्छा से। इस प्रबल इच्छा की एक अच्छी बात ये थी कि ये इच्छा जो थी ये डेफिनेट थी, निश्चित थी। जब ये इच्छा का उनके मन में जब उनके मन में उत्पन्न हुई, उस वक्त उनकी परिस्थिति ऐसी नहीं थी कि उस इच्छा के बारे में वो कुछ कर सके। मिस्टर एडविन की ये इच्छा थी कि वे उस समय के महान वैज्ञानिक मिस्टर थॉमस अल्वा एडिसन के साथ काम करें, और इस इच्छा के बारे में उस समय उनकी परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी कि वो कुछ कर नहीं सकते थे। इसमें मुख्यतः दो अड़चनी थी। पहली ये कि वो मिस्टर एडिसन को जानते नहीं थे, और दूसरी ये कि उनके पास न्यू जर्सी, जहां मिस्टर एडिसन रहते थे, वहां तक जाने का भी रेल किराया नहीं था। अब यहाँ उनकी जगह यानी मिस्टर बार्न्स की जगह कोई और होता, कोई साधारण आदमी होता, तो इन कठिनाइयों की वजह से हार मान लेता। पर मिस्टर एडविन की डिजायर, उनकी इच्छा इतनी प्रबल थी, इतनी बर्निंग डिजायर थी कि उन्होंने निर्णय लिया कि वो ब्लाइंड पैसेज से सफर करेंगे। ब्लाइंड बैगेज, सॉरी। अब ये ब्लाइंड बैगेज क्या होता है? ब्लाइंड बैगेज में कोई खिड़की या दरवाजा नहीं होता है, उसके कारण उसमें अगर कोई बैठ जाए तो उसे कोई देख नहीं पाता। और ब्लाइंड बैगेज का इस्तेमाल उस समय सामान की आवाजाही करने में होता था। मतलब ट्रेन में एक डिब्बा लगा होता था जिसमें सामान की आवाजाही होती थी, उस डिब्बे को ब्लाइंड बैगेज कहते थे। तो उस डब्बे में अपने मिस्टर एडविन बार्न्स सवार हो गए। वो ट्रेन का सफर तय करके मिस्टर एडिसन की लेबोरेटरी में पहुंचे। वो पहुंचते हैं और उनके समक्ष अपनी इच्छा को जाहिर करते हैं कि सालों बाद, इतने सालों बाद, काफी सालों बाद, मिस्टर एडिसन उस दिन का जिक्र करते हुए बताते हैं कि उस दिन मिस्टर एडविन बार्न्स बहुत ही साधारण आदमी की तरह पेश आए, पर उनकी आंखों में कुछ ऐसा था जिससे कि लग रहा था कि वो जो कह रहे हैं, जब तक उसे हासिल कर नहीं लेंगे चैन से बैठेंगे नहीं। इसलिए मैंने उन्हें काम देने का निर्णय लिया, जो आगे चल के सही भी साबित हुआ। हालांकि मिस्टर बार्न्स को एकदम से एडिसन के साथ काम करने का मौका नहीं मिला। शुरुआत में वो मिस्टर एडिसन के ऑफिस का काम करते थे, जो मिस्टर एडिसन के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं था। पर इस दौरान मिस्टर एडिसन के साथ काम करने की मिस्टर बार्न्स की इच्छा और प्रबल हो रही थी, और वो अपने आप को मिस्टर एडिसन के साथ काम करते हुए सोचते थे, और ऐसा कहते हैं कि किसी चीज को इतनी प्रबलता, इतनी शिद्दत से चाहो तो वो चीज वास्तविक हो जाती है। मिस्टर बार्न्स पूरी तरह से तैयार थे, और किसी भी विपरीत परिणाम या घटना के कारण वो हतोत्साहित या डिस्करेज नहीं हुए, बल्कि हमेशा एक मौके की, एक अवसर की तलाश में रहते थे। फिर कुछ ऐसा हुआ कि उस वक्त मिस्टर एडिसन अपनी एडिसन डिक्टेटिंग मशीन यानी एडिफोन पर काम कर रहे थे।
उनका कोई भी सेल्समैन इस मशीन को बेचने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उनके हिसाब से ये बहुत मेहनत का काम था। इस अवसर को मिस्टर बार्न्स ने अपना लिया और उस मशीन को बेचने के लिए अपनी रुचि जाहिर की। उनको तुरंत मौका मिल गया। आगे जाके उस मशीन को मिस्टर बार्न्स ने काफी अच्छे तरीके से बेचा, और इस तरह से बेचा कि लोग उस मशीन को मेड बाय एडिसन एंड इंस्टॉल्ड बाय बार्न्स इस तरह से जानने लगे। आगे मिस्टर बार्न्स ने लगभग 30 साल तक मिस्टर एडिसन के लिए काम किया और अपने लिए करोड़ों रुपए कमाए। अब सोचने वाली बात यह है कि मिस्टर एडिसन के साथ काम करने का विचार जब मिस्टर बार्न्स के मन में आया था, उस वक्त उस विचार की कोई कीमत नहीं थी, पर मिस्टर बार्न्स ने उस विचार को करोड़ों रुपए में तब्दील कर दिया। उन्होंने ना सिर्फ विचार किया, पर हर परिस्थिति में अपने विचार पर अटल रहे। हालांकि मिस्टर बार्न्स ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, पर फिर भी वो अमीर बनने में सफल रहे। अब हम आते हैं इसी कड़ी में दूसरी कहानी की ओर, और ये भी एक वास्तविक कहानी है जिसके मुख्य किरदार है मिस्टर आर.यू. डार्बी और उनके अंकल। मिस्टर डार्बी के अंकल सोने की खोज में थे। ये उस वक्त का यूएस का प्रचलन था कि हर कोई सोना खोज रहा था, और इसी खोज के चलते वो पश्चिम में कोलोराडो तक पहुंच गए। वो कुदाल से खुदाई करते थे, और कुछ दिनों बाद खुदाई करते करते उन्हें सोना मिल गया। उस जगह को जहाँ पे उन्हें सोना मिल गया था, उस जगह को छुपा कर रख के वो अपने घर विलियमबर्ग्स मैरीलैंड में वापस आ गए। वहां अपने कुछ दोस्तों और परिवार से उन्होंने ये बात कही। कुछ करीबियों ने जरूरी मशीनों के लिए पैसा उधार दिया। अब मशीनों को लेकर मिस्टर डार्बी और उनके अंकल सोने की खदान में खुदाई के लिए वापस आए। पहले खुदाई में उनके मशीन का सारा कर्जा उतर गया, और देखते ही देखते वो लोग सोने की खुदाई करके अमीर हो गए। कुछ दिनों बाद सोने की खदान से सोना आना बंद हो गया। वो लोग मायूस होकर खुदाई करते रहे, कई दिनों तक खुदाई करते रहे, लेकिन सोना उनके हाथ नहीं लगा। आखिर में उन्होंने हार मान ली और खुदाई का काम छोड़ दिया। उन्होंने अपनी मशीनरी, जो भी मशीन सोने की खुदाई में काम आती थी, वो सारी एक कबाड़ी वाले को बेच दी। बहुत ही कम दाम पर उस कबाड़ी वाले ने ये सारी मशीन खरीद ली, और मिस्टर डार्बी और उनके अंकल दोनों घर वापस आ गए। इधर उस कबाड़ी वाले ने एक इंजीनियर की मदद ली और उस इंजीनियर को कुछ कैलकुलेशन करने के लिए कहा। इंजीनियर ने कैलकुलेशंस के बाद कहा कि जहां मिस्टर डार्बी ने हार मान ली थी, ठीक उसके 3 फीट नीचे ही सोने का भंडार है। और वैसा ही हुआ। कबाड़ी वाला अमीर बन गया, क्योंकि उसे पता था कि हार मानने से पहले किसी अनुभव वाले व्यक्ति की सलाह लेनी जरूरी है। इधर मिस्टर डार्बी को अपना कर्जा चुकाने में काफी समय लग गया, पर उनको एक बहुत ही बड़ी सीख मिल गई। वे हमेशा अपने आप से कहते, मैंने तब प्रयास करना छोड़ दिया जब सोना सिर्फ 3 फीट गहराई पे था। अब जीवन में कभी भी प्रयास करना नहीं छोड़ूंगा। अपने इस शिक्षा का आधार लेकर उन्होंने करोड़ों रुपए इंश्योरेंस के जरिए आगे चलकर कमाए। इसी तरह से 500 से ज्यादा लोगों ने ऑथर को बताया कि वो लोग उस समय सफल हुए जब असफलता बहुत पास नजर आ रही थी, पर फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और प्रयास जो है करते रहे, प्रयास में अपने जारी रहे। अब ये 2 कहानियां हो चुकी है। अभी इसी कड़ी में हम तीसरी कहानी पर ध्यान दीजिएगा। तीसरी कहानी इससे भी ज्यादा रोचक है, बहुत रोचक है। बल्कि इस कड़ी की हम तीसरी कहानी तक पहुंचते हैं। ये कहानी भी मिस्टर डार्बी से ही जुड़ी हुई है। एक दिन जब मिस्टर डार्बी अपने अंकल के गेहूं के मिल में काम में हाथ बटा रहे थे, तब एक काले नस्ल की एक छोटी, उन दिनों बहुत नस्ल भेद हुआ करता था यूएस में उन दिनों, तो एक काले नस्ल की एक छोटी लड़की उनके अंकल के पास आई और कहा कि उसकी माँ ने उसे 50 सेंट लेने के लिए भेजा है। तब मिस्टर डार्बी के अंकल ने उस लड़की को डांटने के अंदाज में कहा कि
वो वहां से निकल जाए और वो उनको पैसे देने वाला है नहीं। तो उस लड़की ने कहा हाँ, पर वो लड़की उस जगह से हटी नहीं। उसके बाद मिस्टर डार्बी के अंकल काम में व्यस्त हो गए, पर कुछ देर बाद उन्हें एहसास हुआ कि वो लड़की वहां से गई नहीं है। तो उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, चली जाओ यहाँ से, वरना अच्छा नहीं होगा। उस लड़की ने कहा हाँ, और फिर वही खड़ी हो गई। मिस्टर डार्बी के अंकल फिर काम में व्यस्त हो गए, और थोड़ी देर बाद जब उन्होंने उस लड़की को वहां खड़े देखा तो वो आग बबूला हो गए। अपने हाथों में कुछ लेकर उस लड़की की तरफ बढ़ते हुए उन्होंने गुस्से में कुछ करने ही वाले थे। इससे पहले वो लड़की ने कहा कि मेरी माँ को उन 50 सेंट की बहुत जरूरत है और वो 50 सेंट मैं लेकर जाऊंगी। तब मिस्टर डार्बी के अंकल रुके। कुछ देर तक सोचकर उन्होंने अपने जेब से 50 सेंट निकालकर उस लड़की को दे दिए। एक अश्वेत लड़की की ये छोटी सी कहानी वास्तव में प्रेरणादायी है। मिस्टर डार्बी ने आगे कहा कि उनकी जीवन की जो इंश्योरेंस की जर्नी थी उसमें उस लड़की का उदाहरण बहुत काम आया, और जब भी कोई ग्राहक उनको ना बोलता तो वो वहां से हटते नहीं थे, डटे रहते थे। लेखक नेपोलियन हिल कहते हैं कि एक अच्छा विचार आदमी को सफल बनाने के लिए पर्याप्त है। आदमी के सफलता के लिए क्या चाहिए? एक अच्छा विचार। उनके अनुसार अमीर बनना एक दिमाग की अवस्था है। अमीर बनना एक दिमागी अवस्था और इच्छा के साथ शुरू होने वाली एक प्रक्रिया है। उनके अनुसार हमारी कमजोरी यह है कि हम अपनी परिस्थितियों एवं उपलब्धियों के अनुसार सबको नापने का प्रयास करते हैं, यानी अपने जीवन में जो घटित हो रहा है उसी के अनुसार सबको नापने की कोशिश करते हैं, जबकि वास्तविकता इन सब चीजों से काफी भिन्न होती है। जो चीजें हमें समझ नहीं आती उन चीजों पर अक्सर हम विश्वास नहीं करते क्योंकि वो हमारे समझ से परे है। इस किताब में लेखक आगे हमें हेनरी फोर्ड, जो उस समय फोर्ड कंपनी के मालिक थे, उनके जीवन की एक सच्ची घटना बताते हैं। कुछ साल पहले मिस्टर फोर्ड ने 8 सिलेंडर के इंजन बनाने की योजना बनाई और उस योजना के अनुसार पेपर पे डिजाइन भी बन के तैयार हो गई। पर इसमें एक दिक्कत थी। ये डिजाइन बनने के बाद इंजीनियर्स का ये मानना था कि 8 सिलेंडर वाला V टाइप का इंजन बनाना लगभग असंभव है, और उन इंजीनियर्स ने मिस्टर फोर्ड से ऐसा कहा भी। पर मिस्टर फोर्ड ने कहा कोई बात नहीं, आप काम करते रहो। फिर इंजीनियर्स को काम करना पड़ा, वो काम करते रहे। 6 महीने गुजर गए, कुछ नहीं हुआ। 1 साल गुजर गया, कुछ नहीं हुआ, और इंजीनियर्स को ये काम और भी कठिन लगने लगा। पर चूंकि उनके पास और कोई काम था नहीं तो वो इसी काम में लगे रहे। और मिस्टर फोर्ड भी ये कहते रहे कि मुझे ये 8 सिलेंडर वाला इंजन चाहिए और मैं ये हासिल करके रहूं। फिर इंजीनियर्स आगे काम करते रहे, और एक दिन किसी चमत्कार की तरह वो 8 सिलेंडर वाला इंजन तैयार हो गया। मिस्टर फोर्ड का जो दृढ़ निश्चय था, एक बार फिर उस दृढ़ निश्चय की विजय हुई। वो दृढ़ निश्चय एक बार फिर से सफल हुआ। ये मिस्टर फोर्ड की जीवन की अत्यंत एक प्रेरणादायी कहानी है जो नेपोलियन हिल ने हमें बताई है। वो आगे कहते हैं कि हम अपना जीवन खुद ही तय करते हैं और हम अपना जीवन खुद ही बनाते हैं, क्योंकि अपना जीवन अपने विचारों के प्रभाव से बनता है और हम अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं। हमारे विचार ही एक दिन वास्तविकता बनकर हमारे सामने प्रकट होते हैं। एक एक करके इस किताब में लिखे गए विचार आपको प्रभावित करेंगे और इन पे अमल करके आप भी अपने जीवन में सफल बन सकते हैं। पर लेखक का यहाँ पे ये अनुरोध है कि आप सब लोग इन विचारों का खुले दिमाग यानी ओपन माइंड से स्वागत करें और स्वीकार करें, क्योंकि ये विचार या ये उपाय उन लोगों के जीवन से प्रभावित है जो शुरू में कुछ भी नहीं थे और आगे चल के काफी सफल हुए। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए
प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। और ये किताब जो है थिंक एंड ग्रो रिच, ये किताब मेरे दिल के बहुत करीब है और ये वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड बुक है। आज तक इसके लगभग 13 करोड़ से ज्यादा कॉपियां बिक चुकी है और आप कई ऐसे बड़े लोगों को जानते होंगे जिन्होंने इस बुक का जिक्र किया है। इस वीडियो को 3000 लाइक जैसे ही मिलेंगे, मैं अगला वीडियो इस बुक के चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन की सीरीज में डालूंगा। तो जल्दी कीजिए दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।